हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। देन क्या क्या फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और फैक्टर्स को हम समझेंगे। देन इस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम जानेंगे। फिर ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किस चीज़ से मेनली कंसर्न है, मतलब ये इसके क्या रोल है, ये किस तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, इसके की कंसर्न क्या क्या है, ये हम जानेंगे। देन एट लास्ट लिमिटेशन एंड अप्राइजल, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो दिस इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दिस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। शुरू करते विद द ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले जो क्रिस्टोफर हुक है, इन्होंने इस शब्द को कॉइन किया था 1991 में अपने किताब ये किताब ने इन्होंने ये पेपर लिखा था जिसका नाम है अ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। ओके, तो इसके जरिए इन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताया। जैसे कि इन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि जिस तरह से कंटेम्पोरेरी टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दी सो मेनी रीजन दैट वी विल सी। ओके, तो जिस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है बहुत वास्ट रेंज में, और ये एडमिनिस्ट्रेशन चेंज मेनली क्या है, गवर्नमेंट रिस्ट्रक्चरिंग है, गवर्नमेंट का रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है। डेवलप नेशन में 1970s में ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी और डेवलपिंग नेशन में 1990s में। तो इसीलिए ये जो चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हो रही है, इसके वजह से जो गवर्नमेंट का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, इसी को एनपीएम कहा गया है, मेनली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के लिए जो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन, दैट आर द लिबरलाइजेशन, ओके, देन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो इस वजह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर में रिफॉर्म हुआ है, रिन्यूअल हुआ है, री ओके, रिफ्रेशमेंट हुआ है, देन रीथिंकिंग हुआ है। तो यही मेनली है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब हम जानेंगे कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है इसका मेन फोकस क्या है, ये किस चीज़ के तरफ ध्यान देता है। ठीक है, ये मेनली ध्यान देता है वैल्यू फॉर द मनी। इसका जो मेन एम है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, वो है कि वैल्यू फॉर द मनी, देन वर्क बेटर बट कॉस्ट लेस। ये बता रहा है स्टेट के लिए कि स्टेट को किस तरह से जब वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अपनाएगा तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो वैल्यू फॉर मनी, देन मतलब ये कि जो भी काम होगा वो वर्थली होगा। ठीक है, देन जो भी काम होगा वो सबसे कम कॉस्ट में होगा और वह अच्छा होगा, बेटर होगा। और जो भी प्राइवेट सेक्टर की जो भी प्रैक्टिसेस और जो भी आइडियाज़ होगी वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, पब्लिक सेक्टर में इम्प्लीमेंट करना है। सो दिस ऑल आर दी मेन फोकस एरिया ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मेनली रिजल्ट ओरिएंटेड है और ये ऑब्जेक्टिव फोकस है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब हम समझेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमरजेंस ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सबसे पहला है पॉलिटिकल, ओके, पॉलिटिकल सोर्स। तो जो पॉलिटिकल सोर्सेज से जो फैक्टर्स निकल के आते हैं, जैसे कि 1970s में जो यूके है, यूके न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा इशारा कर रहा था। अपने गवर्नमेंट के अंदर में अपने जो भी गवर्नेंस है उसमें भी काफ़ी चेंज लेके आया उन्होंने, फाइनेंशियल में हो सकता है या सिक्योरिटी में हो सकता है। इस टाइप से अलग अलग चीज़ों में यूके ने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें चेंज लेके आया। देन 1980s में यूके हो गया 1970s में, और यूएस हो गया 1980s में। यूएस ने 1980s में भी जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेके आए उन्होंने। जो न्यू राइट फिलोसॉफी है या जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग स्टेट जो फिलोसॉफी है, ये सभी अपनाने की कोशिश किया इस यूएस ने इन द ईयर 1980s। तो हम इससे समझ सकते हैं कि यहाँ से हमें इशारा मिल रहा था दिस न्यू पब्लिक, ओके, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के तरफ।
देन आइडियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, पहला हो गया पॉलिटिकल सोर्सेज, जिसमें मेनली यूएस और यूके ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करते हुए मेनली इशारा किया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के तरफ। अब आइडियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, आइडियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे हमें पता है कि जो न्यू राइट फिलोसॉफी है, न्यू राइट फिलोसॉफी है, उसके बाद जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है, देन न्यू लिबरलिज्म है, या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ये या हम बोल सकते हैं जो प्रिंसिपल एजेंट थेरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट पैराडाइम है, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है। दिस ऑल आर दी मेनली सोर्सेज फॉर द इमरजेंस ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देन हम समझेंगे इंटेलेक्चुअल सोर्सेज क्या क्या है, पॉलिटिकल सोर्सेज जाना हमने, आइडियोलॉजिकल सोर्सेज जाना, अब हम समझेंगे इंटेलेक्चुअल सोर्सेज क्या है। जैसे री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, जो मेनली लिखा गया बाय द ऑस्ट्रोबोर्ड्स और गैबलर द्वारा, तो यहाँ से भी हमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को जानने को मिलता है। उसके बाद नेशनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो एआई गोरे द्वारा लिखी गई है, इससे भी इमर्ज होते न्यू आइडिया ऑफ दिस मैनेजरियलिज्म, सो दैट इज़ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इस तरह से अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग जो आर्टिकल, पेपर, बुक्स जो लिखा है, उससे भी हमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की तरफ इशारा मिलता है। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमरजेंस ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हुआ था 1970s में, जिससे मेनली एम्फेसाइज किया था ई गवर्नेंस के ऊपर, तो इससे क्या हो रहा था, ये ई गवर्नेंस किस लिए लाया था, फॉर द अकाउंटेबिलिटी एंड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए। तो ये सब क्या है, रिफॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द इमरजेंस ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देन जो 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 नेक्स्ट सोर्स है दैट इज द नेशनल सोर्स। तो नेशनल सोर्स में हमें किस तरह से जो सिटीजन है अपने आइडियाज़, अपना जो इनिशिएटिव है या अपने जो विशेष है, उसको फुलफिल करने के लिए अल्टरनेटिव और बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे सरकार की तरफ, तो सरकार ने फिर अल्टरनेटिव तरीका लेके आया। तो इस तरह से जो नेशनल सोर्सेस है मेनली इमर्ज होते हैं विद दी सिटीजन। ठीक है, सिटीजन का जो मोटिव चेंज हुआ है, उस हिसाब से हमें दिखाई देता है कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, ये भी एक मतलब इसको इवॉल्व होने के लिए ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। देन इंटरनेशनल सोर्सेज के अंदर में हम जानते हैं कि अलग अलग सोसाइटीज़, ग्रुप, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन वो एक जगह पे आए, क्लोज हुए, और उसके बाद इन्होंने ये क्लोज क्यों है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से वो एक जगह पे आए, अलग अलग सोसाइटीज़, ग्रुप, कल्चर या ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं हम। और इसके बाद इन्होंने मेनली इम्पैक्ट किया किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट किया। अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट किया, इससे हमें एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज देखने को मिला। तो ये जो चेंज है दैट इज़ ओनली द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो ये है मेनली सोर्सेस ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फॉर द इमरजेंस, मतलब these all are the sources that are responsible for the emergence of the new public management, that is political sources, then ideological sources, intellectual sources, technological sources, national source and international source. So these all are the mainly factors, or we can say sources, that are responsible for the emergence of the न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अभी हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। तो जो क्रिस्टोफर हुक है, इन्होंने जो अपना पेपर लिखा अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स, तो इसके द्वारा हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ में आते हैं जो रिलेटेड है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। सबसे पहला है ऑटोनॉमी। तो इन्होंने ये कहा है कि मार्केट के अंदर में ऑटोनॉमी लेके आना है। इसका मतलब ये जो मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे उनको हमें ऑटोनॉमसली काम करते देना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी, लोगों के जो चॉइसेस है वो इजीली फुलफिल हो सकते हैं। देन स्टेट क्या करना चाहिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना चाहिए। इसका मतलब ये, अगर स्टेट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को अपनाता है तो उससे इससे क्या हो जाएगा, मेनली जो इससे जो स्टेट को परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है स्टेट थ्रू दिस प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ये रियली सिटीजन की विशेष को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, ये हमें कब समझ में आएगा, जब स्टेट क्या करेगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेगा इस प्राइवेट, मतलब जो भी प्राइवेट
सेक्टर से जो मेनली वर्क हो रहे विद मतलब वर्क हो रहे इन द मार्केट, जो मार्केट में काम कर रहे फॉर द बेटरमेंट और गिव इन द गुड्स एंड सर्विसेज टू द सिटीजन। ओके, कि वो अच्छे से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली प्रोवाइड कर पा रहा है कि नहीं, स्टेट ये चेक करेगा थ्रू दिस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देन जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये कि ये लास्ट जो रिजल्ट है उसके तरफ ध्यान देता है, ना कि जो प्रोसेस है उसके तरफ ध्यान देगा। तो इसीलिए इसको रिजल्ट ओरिएंटेड कहा गया है। ये आउटपुट के तरफ ज़्यादा ध्यान देता है ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उसके बाद जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। इससे क्या हो जाएगा, इससे लोगों को मतलब जो सिटीजन है उनको आसानी हो जाएगी कोई भी गुड्स और सर्विसेज को हासिल करने के लिए। इससे क्या हो जाएगा, इन लोगों के जो विशेष है वो फुलफिल हो पाएंगे और इनको आसानी से चीज़ें प्रोवाइड किए जाएंगे। इनको जो इनके चॉइसेस है, इनके जो विशेष है उसको आसानी से फुलफिल किया जाएगा बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देन देन दोस नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द कंपटीशन। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बोलता है कि हमें जो प्राइवेट प्लेयर है मार्केट के अंदर में, तो उनके बीच में हमें क्या करना चाहिए, उनका जो रोल है, उनका जो काम है, उसमें काम में हमें ओवरलैपिंग लेकर आना पड़ेगा। ओवरलैपिंग से क्या हो जाएगा, इनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगी। कंपटीशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, लोगों के पास मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे। लोगों को एक फेयर तरीके से क्या मिलना लगेगा, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड होने लगेंगे। तो इसीलिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या बोलता है, कंपटीशन लेके आने की बात करता है मार्केट के अंदर में। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज दी प्राइवेट सेक्टर मैकेनिज्म। तो ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये चाहता है कि जो मार्केट है ये प्राइवेट सेक्टर मैकेनिज्म के तरफ मतलब तरीके से चले। और जो स्टेट भी है, स्टेट भी जो है, स्टेट क्या करे, स्टेट के अंदर भी हमें प्राइवेट मैकेनिज्म है उसको लेके आने की ज़रूरत है। जिससे क्या हो जाएगा, जो प्राइवेट प्लेयर है जिस तरह से अपनी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का एक एक सॉल्यूशन बन चुके हैं, वो हमें पब्लिक सेक्टर के अंदर दिखाई देगा इफ़ वी फॉलो दिस प्राइवेट सेक्टर मैकेनिज्म। देन लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की दैट इज द पार्सिमनी एंड प्रूडेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे टू द पब्लिक, या जो भी यूटिलाइजेशंस मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो सकते हैं, या जो भी अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो ये सभी हमें क्या करना चाहिए, एज अ डिसिप्लिन तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब एक अच्छी ढंग से प्रोवाइड करना चाहिए, जुडिशियरी तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए। जिससे क्या हो जाएगा, जो रिसोर्सेस है उसका सही तरीके से यूटिलाइज हो सकता है, वेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या है, एक तरीके से जो अलोकेशन या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है दैट इज मेनली डन थ्रू दिस डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन तरीके से हमें यूज करना पड़ेगा। सो दिस ऑल आर दी मेनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जो कि क्रिस्टोफर हुक ने अपने पेपर द पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स के अंदर लिखा है। सबसे पहला है ऑटोनॉमी, देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, रिजल्ट ओरिएंटेड, डिसेंट्रलाइजेशन, कंपटीशन एंड प्राइवेट सेक्टर मैकेनिज्म, एट लास्ट पार्सिमनी एंड प्रूडेंस। ओके, अब हम समझेंगे 1994 में जो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, इन्होंने जो इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट बताया ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वो ये है कि इन्होंने क्या बताया, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इन्होंने ये बताया कि जो एनपीएम है, एनपीएम क्या करता है, मेनली फोकस करता है हाई क्वालिटी सर्विस के ऊपर। जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे सिटीजन को, वो क्या होने चाहिए, हाई क्वालिटी के होने चाहिए। और ये इंश्योर करता है मेनली ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उसके बाद ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये ऑटोनॉमी की बात करता है। ऑटोनॉमी का मतलब ये है, मैंने बताया कि जो पावर है, पावर क्या होना चाहिए, जो प्राइवेट प्लेयर है उनको पावर देना चाहिए जिसके वजह से वो क्या कर सके, ऑटोनॉमसली काम कर सके, मतलब खुद अपने डिसीजन को खुद ले सके। इस टाइप से उनको पावर देना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, मेनली इफिशियंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, लोगों को आसानी से चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती है।
देन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, दैट इज दी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, की जो प्राइवेट प्लेयर जो या जो स्टेट है जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, जो भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आइदर स्टेट भी हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है। तो मतलब पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। तो हमें मतलब ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये बोलता है कि इन जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, तो उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएट होना चाहिए, परफॉर्मेंस को चेक किया जाना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस को चेक करेंगे हम, तभी हमें समझ में आ जाएगा कि हम जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट रखे फॉर प्रोवाइडिंग द हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, वो सही से प्रोवाइड किए जाएंगे जा रहे हैं या नहीं, ये चेक किया जा सकता है बाय द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। देन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कीजिए, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो स्किल मैन पावर को भर्ती करना है। ओके, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमें ये ध्यान में रखना है कि स्किल मैन पावर इनरोल्ड हो, उसके बाद उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जा सके उनका। और ये सब स्किल मैन पावर कब भर्ती हो पाएगा, जब हम अच्छे से पे एंड अलाउंस अच्छे से रखें। तो ये भी ध्यान देता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर में जो एम्प्लॉयज़ का स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टिल रिटायरमेंट, ये सभी चीज़ें ध्यान देने की बात करता है ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थ्रू दिस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज़ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, जो मेनली इस कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ने बताया, दैट इज द कंपटीशन एंड ओपन माइंडेड। कंपटीशन को बढ़ावा देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ओपन माइंडेड होना चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स है या हम बोल सकते हैं ये जो कंपोनेंट्स है, दैट इज मेनली ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो बताया गया बाय द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इन ईयर 1994। तो अगर हम सम अप करें जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, तो ये किस चीज़ की तरफ फोकस करता है या उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो अगर हम इसको समरी के द्वारा समझे तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये डेवलप करता है ऑथोरिटी एंड प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमने ऑटोनॉमी की बात किया था अभी जस्ट, ठीक है। उसके बाद ये इंश्योर करता है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन कंपटीशन को डेवलप करने की बात करता है, जिससे क्या हो जाएगा, चॉइसेस मिलेगा। देन ये प्रोवाइड करता है एक रिस्पॉन्सिव सर्विस। ओके, देन इम्प्रूव करता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट द मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, जो हमने अभी बात किया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करने की बात करता है इस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर में। और जो रेगुलेशंस है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करता है। देन स्ट्रेथन करता है स्टीयरिंग फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टीयरिंग फंक्शन है। स्टीयरिंग फंक्शन का मतलब जैसे कार के अंदर में स्टीयरिंग होता है जो पूरी कार को कंट्रोल करती है, उसी तरह जैसे सेंटर में सेंटर का जो रोल है स्टीयरिंग फंक्शन, उसको मजबूत करने की बात करता है। मार्केट में क्या है कि जो सेंटर है वो स्ट्रांग है और वो फिर अपना पावर को डिसेंट्रलाइज कर रहा है, बट जो सेंटर से जो रेगुलेशन जो फॉलो होंगे फॉर दे फॉर द परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, वो चीज़ें सभी कब अच्छे से हो पाएंगे, जब सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रांग कब हो जाएगा सेंटर, जब सेंटर क्या हो जाएगा, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेनली वेलफेयरिज्म जो कॉन्सेप्ट रखा है स्टेट ने, उससे ये अनलोड हो जाएगा, ठीक है। और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइवेट प्लेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन करेगा। देन ओनली जो सेंटर है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा, स्ट्रेतन हो जाएगा। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब हम की कंसर्न देखेंगे, मेनली जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये किस तरफ मेनली ध्यान देने की बात करता है। तो ये जो डोनाल्ड केटली है इन्होंने आउटलाइन किया है कुछ की कंसर्न ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, दैट इज द प्रोडक्टिविटी की बात करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, मार्केटाइजेशन करना है, सर्विस ओरिएंटेड होना है, जो सिटीजन है उनको सर्विस अच्छी प्रोवाइड होनी चाहिए, इसके तरफ मैक्सिमम ध्यान देना है। डिसेंट्रलाइजेशन करना है, दैट इज जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग ओके प्लेयर्स के साथ में, पॉलिसी के तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। और मेनली क्या बोलता है कि जो स्टेट है उसको क्या होना चाहिए, उसको उसको फैसिलेटर बनना चाहिए, ठीक है। फैसिलेटर बनना चाहिए ना कि प्रोवाइडर बनना चाहिए। तो फैसिलेटर कब बनेगा, जब वो अच्छी पॉलिसीज बनाएगा। अकाउंटेबिलिटी रखना चाहिए खुद को रिजल्ट के तरफ, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ये बात करता है ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और ये सभी को अगर हम सम अप करें तो इसको हम तीन
एरिया के अंदर में डिवाइड कर सकते हैं इन सभी को। सबसे पहला तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, मार्केट मैकेनिज्म अपनाना चाहिए और कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए इस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। अब हम समझेंगे क्या क्या चैलेंजेस और लिमिटेशंस है इस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। सबसे पहला है डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। देखिए जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक ट्रेडिशनल वे फॉलो करता है, तो उसको हटाना और एक नए तरीके से कंप्लीटली मार्केट को पावर देना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन बन गया है। देन डाउन साइजिंग। देखिए जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये डेवलप नेशन में तो ठीक है, क्योंकि डेवलप नेशन में एम्प्लॉयमेंट का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जैसे डेवलपिंग नेशन हो गया वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो डीस अगर हम डाउन साइजिंग करेंगे इसका मतलब ये कि अगर जो एम्प्लॉयमेंट जो है उसको अगर हम कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को अगर कम करेंगे तो ये डेवलपिंग नेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक लिमिटेशन हो जाएगा। देन डिसेंट्रलाइजेशन कि जो पॉलिटिशियन है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपने पावर को क्या करना नहीं चाहते, उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चाहते कि हमारी लेजिटिमेसी बन के रहे। इसीलिए ये भी एक डिसेंट्रलाइजेशन करना, क्योंकि ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपना पावर छोड़ना नहीं चाहते। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन। देखिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बोलता है कि हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से रिसोर्स मतलब या कौन से एरिया को प्राइवेट को देना है और कौन से एरिया को पब्लिक को देना है, क्योंकि ऐसे भी एरिया होते हैं जो हम प्राइवेट पार्टीज को नहीं दे सकते या प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते, जैसे डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया। स्पेस भी किस मात्रा में दे सकते हैं, लेकिन डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इस टाइप से जो चीज़ें हैं वो हम प्राइवेट प्लेयर को नहीं दे सकते, तो ये भी एक प्रकार का लिमिटेशन हो गया है। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अभी भी पूरी तरह से ऐसे मैकेनिज्म नहीं आया है जो मेनली मेजर कर सके परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट का, तो इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन बन गया है फॉर द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देन न्यू मैनेजरियलिज्म। न्यू मैनेजरियलिज्म से मतलब ये है कि जो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है जो बात करता है कि हमें हमें मैनेजमेंट लेवल पे काम करना चाहिए, तो इसके लिए नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। और ये नॉलेज क्या है, मेनली एक नॉलेज एक रिसोर्सेज बन के आया है। तो अभी भी कई अभी भी बहुत सारे डेवलपिंग नेशन में जो नॉलेज एज अ रिसोर्स है, जो नॉलेज, ठीक है, नॉलेज एज अ रिसोर्सेस है, इसको अभी पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे अलग अलग डेवलपिंग नेशन। तो ये भी एक प्रकार का जो न्यू मैनेजलिज्म है वो ये क्या बन गया है, एक लिमिटेशन बन गया है फॉर द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब हम समझेंगे अप्राइजल ऑफ द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या मतलब, किस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, क्या ये रियली जो मार्केट मतलब ये कि जो गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर है, क्या ये पब्लिक सेक्टर को मार्केट फिलोसॉफी चेंज कर पाएगी, ये सभी चीज़ें हम अभी जानेंगे। देखिए सबसे पहला चीज़ तो ये कि जो गवर्नमेंट ऑपरेशन है उसका एक मेन हर्ट है, दैट इज़ द पब्लिक इंटरेस्ट। क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट को इलेक्ट ही इसीलिए किया जाता है, इसको गवर्नमेंट को अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है, इसको बनाया है इसलिए जाता है ताकि वो पब्लिक इंटरेस्ट को क्या कर सके, ध्यान में रखे। तो इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, एक हर्ट है गवर्नमेंट ऑपरेशन का। तो क्या ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये क्या रिप्लेस कर सकता है इस पब्लिक इंटरेस्ट को मार्केट फिलोसॉफी के साथ? तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन मार्क बन गया है। तो अभी हम एनालाइज करेंगे और इसके बीच में मतलब क्या ये कर सकता है कि नहीं, मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट को ये मार्केट फिलोसॉफी रिप्लेस कर सकती है या नहीं, ये अब अभी समझेंगे दो मॉडल के जरिए। सबसे पहला है सोवरेन स्टेट मॉडल, दूसरा है सुपर मार्केट स्टेट मॉडल। देखिए सोवरेन स्टेट का क्या मतलब है, एक तो ट्रेडिशनल स्टेट होता है ये जिसमें पब्लिक सेक्टर को मेन ध्यान दिया जाता है, पब्लिक सेक्टर ही सर्वोपरि है, इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ ध्यान दिया जाता है। सेंट्रलाइज स्टेट होता है कि जो पावर होता है वो स्टेट के पास होता है, इक्वेलिटी सभी को समान देखा जाता है इसके अंदर में, सोवेरेन स्टेट के अंदर में। और सुपर मार्केट स्टेट क्या होता है, जहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है सर्विस के ऊपर, सर्विस प्रोवाइडिंग रोल होता है इस सुपर मार्केट स्टेट का, और ये एम्फेसाइज करता है इफिशियंसी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो अभी अब हम ये समझेंगे क्या ये जो हमने पब्लिक जो पब्लिक इंटरेस्ट है, क्या ये मार्केट फिलोसॉफी मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट को
मार्केट फिलॉसफी रिप्लेस कर सकती है या नहीं, ये अभी हम समझेंगे इस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ। क्या ये जो सोवेरेन स्टेट है और ये जो सुपर मार्केट स्टेट है, ठीक है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, तो अभी हम इसको जानेंगे। देखिए, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये मेनली किस चीज़ की तरफ ध्यान देता है, ये ध्यान देता है इकोनॉमी के ऊपर। तो अभी भी एक लैक ऑफ पर्सपेक्टिव है बिटवीन द सिटीजन एंड पॉलिटिशियन। तो सिटीजन और पॉलिटिशियन के बीच में अभी भी क्या है, मतलब ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये अभी भी जो सिटीजन है और पॉलिटिशियन है इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा इसके बारे में नहीं बताता है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो सोवेरेन स्टेट है उसको रिप्लेस कर सकता है ये सुपर मार्केट स्टेट, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में जो सिटीजन होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिटीजन के लिए। और हमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर में हमें ये नहीं बताया गया कि पॉलिटिशियन और सिटीजन के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। तो ये बहुत कमी है अभी जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने जो कॉन्सेप्ट बताया, अपने जितने भी अभी हमने देखा उसमें बहुत ज़्यादा कमी है फॉर द रिलेशन बिटवीन द सिटीजन एंड द पॉलिटिशियन। देन absence ऑफ क्लैरिटी जो पॉलिटिशियन है और ब्यूरोक्रेट्स है इनका क्या रोल रहेगा, ये अभी भी क्लियरली नहीं बताया गया है बाय द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो सोवेरेन स्टेट है और रिप्लेस हो जाएगा विद द सुपर मार्केट स्टेट। देन एनपीएम फेलियर है टू द रिस्पॉन्ड ऑफ द सोशल जस्टिस कंसर्न, क्योंकि अभी भी जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये सिर्फ प्रॉफिट के तरफ ध्यान दे रहा है, सोशल जस्टिस के तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो अभी भी हम बोल सकते हैं कि जो सोवेरेन स्टेट है ये बहुत मुश्किल है रिप्लेस होना सुपर मार्केट स्टेट के साथ। देन एनपीएम गिव मोर इम्पोर्टेंट ऑन द कस्टमर दैन द सिटीजन। जो एनपीएम है ये सबसे ज़्यादा ध्यान और इम्पोर्टेंट किसको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है, क्योंकि एनपीएम का मतलब ही हो रहा है ये प्रॉफिट की तरफ, क्योंकि ये जो भी है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का जो भी प्रैक्टिस और थेरी है उसको अपना रहा है। तो ये किसके तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, कस्टमर की तरफ, तो ये सिटीजन की तरफ इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो ये भी एक टाइप का एक लिमिटेशन बन गया है। तो अभी हम मेनली एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से सोवेरेन स्टेट और सुपरमार्केट स्टेट के बीच में अभी हम एनालाइज कर रहे हैं। मेनली एम्फेसाइज करता है ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ऑन द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव दैन द पब्लिक कॉज। देन एनपीएम जो है ये कमर्शियल नेचर का होता है, और इससे क्या हो जाएगा, इससे जो जो नेचर है स्टेट का वो पूरी तरह से चेंज नहीं हो पाएगा। देन एनपीएम रिफॉर्म आर नॉट जनरलाइज प्रिस्क्राइब। इसने जो एनपीएम ने जो रिफॉर्म बताए वो जनरलाइज प्रिस्क्राइब के नहीं है। इसका मतलब ये कि ये डेवलपिंग नेशन के ऊपर भी नहीं हो पा रहा है, ये डेवलपिंग नेशन के लिए एक सॉल्यूशन बन के सामने नहीं आ रहा है जिससे मेनली ये सभी चीज़ें हो पाएंगी। तो एनपीएम के पास अभी भी मतलब ऐसे रिफॉर्म प्रोसेस नहीं है जो डेवलपिंग नेशन, ओके, जो डेवलपिंग नेशन में यूज किए जा सकते हैं उनके गुड्स, ओके, ओके फॉर द ऑल, मतलब एक अच्छा गुड्स मतलब दैट कैन बी होल्ड गुड, ओके, फॉर द ऑल कंट्रीज। मतलब ये कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के पास जो रिफॉर्म है ये अभी भी पूरी तरह से जनरलाइज प्रिस्क्राइब नहीं है जो कि मेनली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके फॉर द होल्डिंग ऑफ द गुड फॉर ऑल कंट्रीज, मतलब सभी कंट्री के लिए एक अच्छा काम कर सकता है। जो गवर्नमेंट की बात हो रही है, जिसको चेंज करने की बात हो रही है बाय द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसका जो नेचर है अभी भी वो जनरलाइज नेचर नहीं है जो सभी के सभी कंट्री के ऊपर एज अ सोल्यूशन टाइप यूज किया जा सकता है। तो ये था मेनली द एनालाइज बिटवीन द सोवेरेन स्टेट वर्सेस सुपर मार्केट स्टेट। तो सुपर मार्केट स्टेट और सोवेरेन स्टेट क्या होता है इसको मैंने जाना, मतलब आपको बताया मैंने। सोवेरेन स्टेट क्या होता है, जो ट्रेडिशनल स्टेट होता है, पब्लिक सेक्टर, स्टैंडर्डाइजेशन, सेंट्रलाइज स्टेट जिसमें इक्वलिटी, ये सभी जो आज के समय में जो डेवलपिंग नेशन में जो स्टेट है दैट इज अ सोवेरेन स्टेट। और जो डेवलप नेशन में है दैट इज जैसे यूके, यूएसए, दैट इज अ सुपर मार्केट स्टेट जो मेनली सर्विस प्रोवाइडिंग रोल होता है उसका, वो इफिशियंसी, इक्वालिटी, ठीक है, इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस वीडियो के अंदर में हमने क्या क्या समझा है, हमने सबसे पहले जो एनपीएम है इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन लिया। देन हमने ये देखा क्या क्या फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमरजेंस, और क्या क्या ऐसे सोर्सेस है जिससे वजह से हमें ये पता चलता है कि एनपीएम क्या हो गया, इमर्ज हो गया। देन कैरेक्टरिस्टिक देखे हमने एनपीएम के न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। देन क्या क्या इसके की कंसर्न है
देन हमने लिमिटेशन को जाना, एट लास्ट अप्राइजल को जाना। तो ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश किया रिलेटेड टू द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे न्यू पब्लिक सर्विस, एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट एंड एट लास्ट गुड गवर्नेंस। ये तीनों के तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।